प्रधानमंत्री जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। दोनों देशों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने की दोहराई प्रतिबद्धता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से संताल परगना के 2 दिवसीय दौरे पर। अब से थोड़ी देर बाद साहबगंज डेयरी प्लांट का करेंगे उद्घाटन। केंद्र ने राज्यों को कोविड महामारी के खिलाफ सतर्कता बढ़ाने का दिया परामर्श। औषधि महानियंत्रक ने कोविड वैक्सीन कोवोवैक्स के आपातकालीन उपयोग को दी अनुमति। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो कल जारी करेंगे इंटरमीडिएट कला और वाणिज्य संकाय का परीक्षा परिणाम। करीब 2.5 लाख परीक्षार्थी इस वर्ष हुए हैं शामिल। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। दोनों देशों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। बिन जायद अल नाह्यान ने कल अबू धाबी में एक बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नाह्यान के निधन पर निजी तौर पर संवेदनाएं व्यक्त की। पीएम ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान को यूएई के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने और अबू धाबी का शासक बनने पर भी बधाई दी। दोनों नेताओं ने भारत यूएई के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने और विविधता लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से संताल परगना के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। श्री सोरेन संताल दौरे के क्रम में अब से थोड़ी देर बाद साहबगंज में डेयरी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और कृषि मंत्री बादल भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री अपने दौरे के दूसरे दिन कल भूखनाडी में हूल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्यों को 5 सूत्री रणनीति टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। इधर देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 14,506 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 11,574 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 99,602 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 53 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि 31 कोरोना वीरों ने इस बीमारी को हराकर जिंदगी की जंग जीती है। राज्य में फिलहाल कोरोना के 279 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.71% है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान में देश ने एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 197 करोड़ 46 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। भारत के औषधि महानियंत्रक ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविड वैक्सीन कोवोवैक्स को 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी है। विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के बाद औषधि महानियंत्रक ने आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी है। हालांकि वैक्सीन 18 साल और इसके ऊपर के लोगों को ही लगाने की मंजूरी दी गई है। ये पहली बार है जब mRNA तकनीक से बनी वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखने लायक बनाया गया।
वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर की दरों को तर्कसंगत बनाने की मंत्री समूह की अंतरिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई 2 दिवसीय बैठक में कुछ राज्यों ने इस वर्ष 30 जून के बाद भी जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी रखने की मांग की है। जून के बाद भी जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी रखने की मांग की है। वित्त मंत्री आज मीडिया को बैठक में हुए विचार विमर्श का ब्यौरा देंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो कल इंटरमीडिएट कला और वाणिज्य संकाय का परीक्षा फल जारी करेंगे। झारखंड अधिविद्य परिषद की ओर से ली गई इस वर्ष की इंटरमीडिएट कला और वाणिज्य संकाय की परीक्षा में करीब 2.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इससे पूर्व शिक्षा मंत्री मैट्रिक और इंटरमीडिएट विज्ञान संकाय का परीक्षा फल जारी कर चुके हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 1-2 स्थानों पर हल्के दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। गढ़वा के धुरके में सर्वाधिक 8.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस अवधि में डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि आगामी 4 जुलाई तक यही हालात बने रह सकते हैं। आज और कल कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। चतरा जिले के अति नक्सल प्रभावित लावालौंग प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कल्याणपुर तहसील कार्यालय परिसर स्थित जेएसएलपीएस के नवनिर्मित कार्यालय में महिला समूहों के बीच फलदार पौधों का वितरण किया गया। मौके पर बीपीएम रंजना गुप्ता ने बताया कि फलदार पौधों के लिए महिलाएं जीविकोपार्जन को बढ़ा सकती हैं। जेएसएलपीएस में एज ए प्रोग्राम मैनेजर काम कर रहे हैं। ये झारखंड सरकार का रिसर्च सेंटर प्लांडू से ये पौधा आया हुआ है और ये मुख्य रूप से 2 पौधा है, आम और अमरूद का। देवघर जिले में पिछले दिनों हुई रोपवे हादसे की जांच के लिए गठित टीम ने त्रिकूट पहाड़ पर स्थित घटनास्थल का जायजा लिया। टीम में पर्यटन सचिव अमिताभ कौशल और पर्यटन निदेशक राहुल कुमार सिन्हा, विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह शामिल थे। टीम ने त्रिकूट रोपवे के निचले और ऊपरी हिस्से का जायजा लिया। को देवघर के मोहनपुर में त्रिकूट रोपवे हादसे के करीब 2.5 महीने बाद राज्य स्तरीय टीम जांच करने पहुंची। पूरी टीम ने त्रिकूट रोपवे के निचले और ऊपरी हिस्से का जायजा लिया। मौके पर प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि टीम ने पूरी रोपवे की जानकारी हासिल की है। इसके बाद टेक्निकल टीम से भी इसकी जांच कराई जाएगी। अभी तो जांच का प्रोसेस चल रहा है और हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा है जो नीचे है और ऊपर भी देखा है जो इनका यहाँ पे शाफ्ट टूटा हुआ है और एक केबिन भी नीचे गिरा हुआ था। और हमारे साथ जो विशेषज्ञ टीम है उन्होंने पूरी तरीके से जांच किया है। सभी लोग ऊपर भी गए थे और करीब 1.5 घंटा ऊपर जांच चला है और विशेषज्ञ टीम अभी आ रहे हैं। कुछ फर्दर जो उसका मटेरियल टेस्टिंग वगैरह कराने की आवश्यकता हो सकता है, वो मटेरियल वगैरह जो जांच होगा उसके बाद पूरा कंक्लूड कर पाएंगे। प्रधान सचिव ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए बारीकी से जांच की गई है। रिपोर्ट सौंपने के बाद इसे फिर से शुरू करने के लिए आवश्यक मंतव्य लिए जाएंगे। दुर्घटना होने पर क्या वैकल्पिक व्यवस्था रहनी चाहिए, इन तमाम तकनीकी बिंदुओं पर भी ख्याल रखा जाएगा। कह रहे हैं कि जो भी भविष्य में करेक्शन किया जाना है वो हम लोग देखेंगे। लेटेस्ट जहाँ पे भी अभी गुवाहाटी में बना है और उसके पहले जो गुलमर्ग वगैरह का रोपवे है वहाँ पे क्या सिस्टम है, यहाँ क्या सिस्टम है, वहाँ पे एक्सीडेंट केसेस किस तरीके से हैंडल किए जाते हैं, वो सारा अध्ययन करने के बाद हम लोग फिर रिपोर्ट सबमिट करते हैं। सर, रोपवे का डिजाइन बदलने की बात अभी नहीं। टीम ने पूरे 6 घंटे तक बारीकी से जांच की। टीम की माने तो फिलहाल इसकी तकनीकी बिंदुओं पर जांच बाकी है। अब रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। आपको बताया कि रोपवे हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सेना द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था और 50 लोगों की जान भी बचाई गई थी। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
राजधानी रांची में पिछले दिनों हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों ने रिमांड के दौरान पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस के अनुसार चारों आरोपियों ने अपने साथ कई साथियों के नाम बताए हैं जो हिंसा में शामिल थे। चारों आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। गुमला जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में पेयजल समस्याओं से संबंधित साप्ताहिक टास्क फोर्स द्वितीय स्तर में किए गए खुले में शौच मुक्त ग्राम सत्यापन सर्वे रिपोर्ट, स्टार रेटिंग जैसे विषयों पर सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साहबगंज जिले के बोरियो प्रखंड के बाझी में अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब का शिलान्यास सांसद विजय कुमार हांसदा ने किया। मौके पर विधायक लॉबिन हेम्ब्रम, उपायुक्त रामनिवास यादव, उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार वर्तियार सहित बड़ी संख्या में किसान एवं ग्रामीण उपस्थित थे। रांची के उपनगर आयुक्त रजनीश कुमार की अध्यक्षता में नागरिकों को होल्डिंग टैक्स के भुगतान में आ रही समस्या को देखते हुए राजस्व शाखा एवं कर संग्रहण में कार्यरत एजेंसी मेसर्स श्री पब्लिकेशंस के साथ बैठक हुई। बैठक में उपनगर आयुक्त ने समस्याओं के त्वरित निपटारे का निर्देश दिया। चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र अंतर्गत चतरा रांची मुख्य पथ पर निरंजना नदी पुल के पास रांची से चतरा की ओर आ रही एक यात्री बस की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद बस चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। वहीं घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने बस में जमकर तोड़फोड़ की। गुमला जिला स्वास्थ्य विभाग ने सभी नवनियुक्त एएनएम के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। मौके पर 162 एएनएम को नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया। इस दौरान उपायुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने तथा सही चिकित्सा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी एएनएम की है। रानी साहबगंज से मलाही टोला गंगा घाट तक जल संसाधन विभाग की ओर से गंगा नदी के तट पर 1000 मीटर के गंगा कटाव निरोधी कार्य का शिलान्यास सांसद विजय कुमार हांसदा और विधायक लॉबिन हेम्ब्रम ने किया। इस क्षेत्र में गंगा कटाव से व्यापक असर पड़ा है, जिस कारण आसपास के ग्रामीणों द्वारा लगातार जनप्रतिनिधियों से कटाव रोधी कार्य की मांग की जा रही थी। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र से पुलिस ने प्रेम सागर सिंह हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में नगड़ी के सेरमटोली निवासी ऋषा लिंडा और सोनू लिंडा शामिल हैं। इनके पास से हत्या में इस्तेमाल खून लगा ईंट, कैंची, एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। लोहरदगा जिले के पुलिस अधीक्षक आर रामकुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर और थानों में शांति समिति की बैठक नियमित रूप से हो रही है। मांडर की नवनिर्वाचित विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची में आयरलैंड से रजत पदक विजेता होकर लौटी जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य ब्यूटी डुंगडुंग, दीपिका सोरेन और महिमा टेटे को सम्मानित किया। भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आयरलैंड को 4 रन से हराकर श्रृंखला 2-0 से जीत ली है। खिलाफ 2 मैचों की T20 सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है। मंगलवार को डबलिन में खेले गए दूसरे T20 मैच में बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिला और भारत ने आयरलैंड को 4 रन से मात दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 225 रन बनाए। भारत की तरफ से दीपक हुड्डा ने 104 रन की शानदार पारी खेली, वहीं संजू सैमसन ने 77 रन बनाए। जवाब में आयरलैंड की टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 221 रन ही बना सकी और भारत ने मैच और सीरीज दोनों अपने नाम कर ली। आयरलैंड की टीम ने भारत को कड़ी टक्कर दी और अंत तक मैच में बनी रही। अंतिम ओवरों में मार्क अडेयर और डॉकरेल ने शानदार बल्लेबाजी की। अडेयर ने 12 गेंद में 23 और डॉकरेल ने 16 गेंद में 34 रन की नाबाद पारी खेली। अंतिम ओवर में आयरलैंड को जीत के लिए 17 रन चाहिए थे और अडेयर और डॉकरेल क्रीज पर थे। हालांकि उमरान मलिक भारत को ये नजदीकी मुकाबला जिताने में कामयाब रहे। इंग्लैंड को पहली बार वर्ल्ड कप दिलाने वाले कप्तान इयान मॉर्गन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अपने 16 साल लंबे करियर के दौरान इस क्रिकेटर ने वनडे, टेस्ट और T20 मिलाकर 10,000 से ज्यादा रन बनाए। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली सीरीज में कमेंट्री करते भी नजर आएंगे। मॉर्गन पहले आयरलैंड के लिए खेलते थे, लेकिन 2009 में वो इंग्लैंड आ गए
मॉर्गन ने इंग्लैंड के लिए सीमित ओवरों के 340 मैच खेले हैं। वहीं उन्होंने 2010 से 2012 के बीच 16 टेस्ट भी खेले हैं। 2015 के बाद से इंग्लैंड की सीमित ओवरों की टीम ने जो कामयाबी हासिल की, उसमें मॉर्गन की भूमिका बेहद अहम रही है। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से देश में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से बने सामान पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करती है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इसे लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। Our government has announced that India will put an end to single-use plastic in the coming year. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2022 तक एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को समाप्त करने के आह्वान के अनुरूप भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में 1 जुलाई 2022 से पूरे देश में चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, जिसके तहत भारत पूरे देश में चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं जिनकी उपयोगिता कम और प्रदूषण क्षमता अधिक है, उनके निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। गौरतलब है कि एकल उपयोग वाली प्लास्टिक में वे वस्तुएं शामिल हैं जिनका उपयोग केवल एक बार किया जाता है और उसके बाद उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। यहाँ उन वस्तुओं की सूची दी गई है जिन पर ये प्रतिबंध लगाया जाएगा। इनमें प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिए थर्मोकॉल, प्लास्टिक की प्लेट्स, कप, ग्लास, कटलरी, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डब्बों को पैक करने वाली फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर। इसके अलावा मंत्रालय की अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के अवैध निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग की जांच के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के अंतर्गत 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, आयात, संग्रहण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर 30 सितंबर 2021 से और 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले सामान पर 31 दिसंबर 2022 से प्रतिबंध लगाया गया है। प्लास्टिक के खतरे को रोकने में मदद करने के लिए नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए CPCB शिकायत निवारण ऐप को शुरू किया गया है। साथ ही जनता तक व्यापक पहुंच बनाने के लिए प्रकृति नाम के शुभंकर की भी 5 अप्रैल से शुरुआत की गई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 16 फरवरी 2022 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2022 के रूप में प्लास्टिक पैकेजिंग पर विस्तारित उत्पादकों की जिम्मेदारी पर दिशा निर्देशों को भी अधिसूचित किया है। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR दरअसल उत्पाद की शुरुआत से अंत तक उसके पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर प्रबंधन के लिए एक उत्पादक की जिम्मेदारी होती है। गौरतलब है कि ये दिशा निर्देश प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे की चक्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर प्लास्टिक पैकेजिंग के नए विकल्पों के विकास को बढ़ावा देने और कारोबारी जगत द्वारा टिकाऊ प्लास्टिक पैकेजिंग के विकास की दिशा में कदम बढ़ाने से संबंधित रूपरेखा मुहैया कराएंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज। श्री अमरनाथ तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू में भगवती नगर शिविर से जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुआ। आज तड़के सुबह करीब 4:30 बजे बेस कैंप में विशेष पूजा के बाद मंत्रोच्चार के बीच झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री अमरनाथ गुफा तीर्थ की इस साल की 43 दिवसीय वार्षिक तीर्थ यात्रा कश्मीर घाटी में कल से पहलगाम और कश्मीर घाटी में बालटाल ट्रैक से शुरू हो रही है। तीर्थ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए लखनपुर जम्मू और जम्मू श्रीनगर राजमार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। जम्मू शहर और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग और पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर पर्याप्त संख्या में CRPF, राज्य पुलिस और सशस्त्र पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। वाहनों और यात्रियों को उनकी आवाजाही की निगरानी के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि RFID के साथ टैग करना शामिल है। वहीं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह तंत्र को बनाए रखने में जानवर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे प्रकृति को संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं। जानवरों के पास मनुष्य जैसी जुबान नहीं होती, लेकिन वे अपना दर्द किससे कहें।
और इस दर्द को बहुत सारे लोग समझ रहे हैं और जानवरों की मदद के लिए आगे भी आ रहे हैं। ऐसे ही एक मिसाल बनकर उभरे हैं रांची के अभिजीत भौमिक। मैत्री का भाव ये सहज मानवीय गुण है, लेकिन ये गुण समाज के गिने चुने लोगों में ही पाए जाते हैं। रांची के अभिजीत भौमिक उन इंसानों में हैं जिनमें ये गुण कूट कूट कर भरे हुए हैं। अभिजीत बीते 2.5 वर्षों से गली के कुत्तों को भोजन करा रहे हैं। यही नहीं, शहर में कहीं भी कोई कुत्ता बीमार हो या सड़क हादसे में घायल हो गया हो तो सूचना मिलते ही ये फौरन वहां पहुंचकर उसका इलाज करने में जुट जाते हैं। मैंने 10-15 डॉग सोचा कि 10-15 डॉग्स हैं यहाँ पे तो उन्हें रोजाना फीड कर दिया करूँगा, लेकिन जब फीड करना शुरू किया तो लगभग इस एरिया में 150 से 200 डॉग्स निकल गए और तब से ये फीडिंग चालू है। और खुद बीमार हो जाते थे तो छोटा मोटा रेस्क्यू कर लेता था, लेकिन कॉल्स भी ज़्यादा आने लगे। लगभग अब महीने में 20-25 रेस्क्यू हो जाते हैं। अब तक 200 से ऊपर रेस्क्यू हो चुके हैं, उसमें कुछ ठीक हो गए और कुछ नहीं भी ठीक हुए हैं। गली के कुत्ते अब अभिजीत और उनकी गाड़ी को पहचानने लगे हैं। इनके पहुंचने भर की देरी होती है, आसपास मौजूद कुत्ते इन्हें घेर लेते हैं। इनके प्रयास की जहां सराहना हो रही है, वहीं चुनिंदा लोगों का सहयोग और समर्थन भी मिलने लगा है। फॉलोअर्स हैं जो मुझे समय समय पे मदद करते हैं, रेस्क्यूज में या फीडिंग में मदद करते हैं। और मुझे मेरी जो अपनी इनकम होती है उसका मैं 50% इन जानवरों पे लगाता हूँ। अभिजीत ने यह सफर अकेले ही शुरू किया था, लेकिन नेकी के इस काम में उनके कुछ दोस्त भी शामिल होने लगे हैं। हमारे देश के नस्ल के जो कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग है, आप उन्हें पालें। और हमारे अगल बगल, घर के अगल बगल काफ़ी सारे ऐसे स्ट्रीट डॉग है जिनको हम लोग अगर चाहे तो रोजाना ये 2-4 कुत्ते को हम लोग खाना खिला सकते हैं। अगर ऐसे लोग हर एक घर से अगर 2 कुत्ते 3 कुत्ते को भी खिलाएं तो हम जैसे एनुअल एक्टिविस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी और समाज का कल्याण भी होगा। समाज में होने वाले अच्छे बुरे कामों की पहली छाप बच्चों पर ही पड़ती है। अभिजीत की पहल को देखकर छोटे छोटे बच्चे भी उनसे काफी प्रभावित होने लगे हैं। टायरिंग है, हम लोग बहुत बार ट्राई किए रेस्क्यू करने का, खाना वाना खिलाने का। जो बगल 2-3 डॉग को ऑर्फनेज भेजे, 2-3 डॉग को है वो रेस्क्यू शेल्टर भेजे हम लोग। फिर खाना वाना खिलाने का बहुत कोशिश करते हैं वो लोग को, जितना हो सकता है हम लोग करते हैं। और बहुत इंस्पिरेशनल है ये काम, मेरे को बहुत पसंद है। महानगरों और बड़े बड़े शहरों में गली के ऐसे कुत्तों की जीवन की रक्षा के लिए कई स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं। हालांकि हर एक व्यक्ति के भीतर अगर इनके लिए थोड़ी भी संवेदना जाग जाए तो शायद अभिजीत या फिर ऐसी संस्थाओं की जरूरत नहीं होगी। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए रांची से अवधेश गौतम के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, जीजी न्यूज। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे दोनों देशों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने की दोहराई प्रतिबद्धता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से संताल परगना के 2 दिवसीय दौरे पर। अब से थोड़ी देर बाद साहबगंज डेयरी प्लांट का करेंगे उद्घाटन। केंद्र ने राज्यों को कोविड महामारी के खिलाफ सतर्कता बढ़ाने का दिया परामर्श। औषधि महानियंत्रक ने कोविड वैक्सीन कोवोवैक्स के आपातकालीन उपयोग को दी अनुमति। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो कल जारी करेंगे इंटरमीडिएट कला और वाणिज्य संकाय का परीक्षा परिणाम। करीब 2.5 लाख परीक्षार्थी ईश्वर हुए थे शामिल।